गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 5 का हिंदी का पाठ 5 नदी यहाँ पर। यह एक कविता है और इसके रचयिता हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। तो हम ये शुरू करने जा रहे हैं। ये इसका वीडियो का पहला भाग है। इसमें हम कुछ प्रश्नोत्तर शब्दार्थ और इसके सरलार्थ करेंगे। तो शुरू करते हैं। भाग नंबर 1 इसके सरलार्थ। तो यहाँ पर आप देखेंगे पद्यांश 1, नदी यहाँ पर मुड़ती है फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। यहाँ पर जो मुख्य शब्दार्थ हैं वो है सागर। सागर का अर्थ होता है समुद्र। सागर का अर्थ क्या होता है? समुद्र। और आखिर का अर्थ होता है अंत। तो ये शब्दार्थ हैं, आप इनको नोट कर लेंगे। तो अब हम इसका सरलार्थ करते हैं। तो सरलार्थ को जब हम शुरू करते हैं तो उससे पहले उसका हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में क्या होता है कि जो ये पंक्तियां हैं ये किस कविता से ली गई है, किस बुक से ली गई है और इसके रचयिता कौन है और इसमें जो कवि है वो क्या कहना चाहता है। तो प्रसंग में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक झिलमिल 5 में संकलित कविता नदी यहाँ पर से लिया गया है। इस कविता के रचयिता डॉक्टर श्री प्रसाद हैं। इस कविता में कवि ने नदी की यात्रा का वर्णन किया है कि नदी कहाँ से चलती है और कहाँ जाके वो मिल जाती है और बीच में वो क्या क्या करती है। तो इसका जिक्र किया है। तो सरलार्थ है इसका। हम इसको जैसे पहले यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई थी, नदी यहाँ पर मुड़ती है फिर चलती ही जाती है। कवि कहता है कि पर्वत से उतरने के बाद मैदानी इलाकों में नदी यहाँ वहाँ मुड़ती रहती है और फिर क्या करती है? फिर सीधी होकर चलती ही जाती है और चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है और यात्रा करते हुए नदी अंत में समुद्र में जा मिलती है। तो ये इसका सरलार्थ है 4 पंक्तियों का। तो आप इसको नोट कर लेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आप नोट करेंगे, जो इस पद्यांश में से बनते हैं। पहला प्रश्न क्या है? ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? यह जो ये पंक्तियां हैं नदी यहाँ पर से ली गई है। नदी के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको लिखने हैं क्या है? सरिता और तटिनी। तो आप ये लिख सकते हैं। चलते चलते का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? चलते चलते का अर्थ है यात्रा करते हुए। अगला प्रश्न है चलते चलते नदी आखिर किसे पाती है? किसे पाती है? सागर को। मुड़ने के बाद नदी क्या करती है? मुड़ने के बाद नदी चलती ही जाती है। तो आप सब ये प्रश्न के उत्तर है वो नोट कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी, चलती किसी जगह सीधी टेढ़ी होती कहीं कहीं लहर उठाती जाती है। तो यहाँ पर जो कुछ शब्द आए हैं आप उनको नोट करेंगे। यहाँ उनके शब्दार्थ हैं जैसे राह। राह का अर्थ होता है रास्ता। दूसरा शब्द है धानी। धानी का अर्थ होता है हल्का हरा। और उसके बाद है शब्द जो लहर। लहर का अर्थ होता है तरंग। तो आप इनको नोट कर लेंगे। उसके बाद है इसका सरलार्थ। तो सबसे पहले प्रसंग हम लिखेंगे। प्रसंग हमने आपको लिखवा दिया था पहले भी, तो उसी प्रकार से आपने ये प्रसंग जो है वो लिखना है। सरलार्थ करते हैं। तो इसके अंदर जो पंक्तियां थी, मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी, यानी कि कवि कहता है कि नदी को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमेशा लंबा रास्ता
तय करना पड़ता है और रास्ते भर नदी सबको पानी देती जाती है। आगे की जो पंक्तियां हैं, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी, यानी कि यह अपने पानी से खेतों को सींचती है, क्योंकि जो किसान होता है वो क्या करता है, नदी से अपना जो पानी खेतों में वो लेता है सिंचाई के लिए, और फसलों को धानी रंग यानी कि हल्का हरा रंग प्रदान करती जाती है। अगली पंक्तियां थी, चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं लहर उठाती जाती है, यानी कि किसी जगह यह सीधी चलती है और किसी जगह यह टेढ़ी हो जाती है और कहीं कहीं यह लहर उठाती जाती है, यानी कि कई बार जब इसके अंदर ऊंची लहरें उठती है तो वो बाढ़ का कारण भी बन जाती है। तो ये पद्यांश था जो उसके। अब आगे करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन प्रश्नों को नोट करेंगे। नदी को कैसी राह मिलती है? तो कैसी राह मिलती है? वो लंबी। दूसरा प्रश्न है, नदी सबको क्या देती है? क्या देती है? पानी। नदी खेतों को सींचकर फसलों को कैसा रंग प्रदान करती है? धानी, ठीक है, यानी कि हल्का हरा। लहर का अर्थ लिखिए। तो लहर शब्द का क्या अर्थ है? तरंग। और सीधी का विलोम क्या बनेगा? टेढ़ी। तो ये कुछ प्रश्नों के उत्तर साथ में दिए गए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें। आगे चलते हैं। लेकिन थकती कहीं नहीं, कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुक्का छिपी, बिल्कुल ही खो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थककर सुस्ताई, पानी बिखराती जाती है, हरियाली फैलाती है। तो यहाँ जो कुछ शब्द आए हैं इम्पोर्टेंट, आप उनको नोट करेंगे। करारा का अर्थ क्या होता है? नदी का ऊंचा किनारा। और यहाँ पर एक शब्द आया है सुस्ताई। सुस्ताई का अर्थ क्या होता है? अलसाना। तो आप इन शब्द अर्थों को लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। इसके बाद हम इसका सरलार्थ करते हैं। प्रसंग में हम वही लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था। इसकी जो पंक्तियां थी, लेकिन थकती कहीं नहीं, कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुक्का छिपी, बिल्कुल ही खो जाती है। यहाँ कवि क्या कहता है कि नदी कभी थकती नहीं है और कहीं यह किनारों में छिपते हुए खुले मैदानों में आ जाती है। और क्या करती है? कहीं यह लुका छिपी का मतलब क्या है? आंख मिचौनी। कभी यह आंख मिचौनी का खेल खेलते हुए पूरी तरह गायब हो जाती है। जैसे नदी बिल्कुल चलते चलते क्या हो जाता है? यह समाप्त हो जाती है। और जब नदी, यहाँ पर आगे जो लाइन थी, बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थककर सुस्त आई, और पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है। तो यहाँ पर कवि आगे क्या कहता है कि जब नदी पर्वत से उतर रही थी, तब इसकी जो गति थी वो क्या थी? तेज थी। परंतु जब से यह नीचे आई, यानी कि मैदानों में आई, तब से इसकी जो गति है, जो इसकी चाल है, वो धीमी हो गई है। और कवि को क्या लगता है कि ऐसे लग रहा है जैसे यह सुस्ताई हो, सुस्ता रही हो। और नदी जहाँ से भी गुजरती है अपना पानी बिखेरते हुए जाती है और क्या करती है? हरियाली फैलाते हुए जाती है, यानी कि वह फसलों के लिए अपना पानी देती है, जिससे फसल हरी हो जाती है। तो इस सरलार्थ को आप नोट कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न है यहाँ पर। नदी मैदानों में कैसे आती है? तो आप इसका प्रश्न जो है नोट कर लेंगे। कैसे आती है? इसके छिपते हुए। जब नदी पर्वत पर थी तब उसकी गति कैसी थी? तब उसकी गति तेज थी। नदी की धीमी चाल कैसे प्रतीत होती है? यानी कि कैसे लगता है वो जब नदी धीमी चाल में चलती है? कैसे लगता है? कि जैसे वह थककर सुस्ता रही हो। धीमी धीमी का विलोम बताएं।
तो इसका विलोम क्या बनेगा? तेज तेज। लुक्का छिपी का अर्थ लिखिए। लुक्का छिपी का अर्थ है आंख मिचौली। तो आप इन प्रश्नों को नोट करें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अंतिम पद्यांश है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है, किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही। एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। तो इसमें कवि डॉक्टर श्री प्रसाद क्या कहते हैं? इसमें कवि कहते हैं कि चाहे कोई नदी का कितना भी पानी ले ले, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। अर्थात यह कभी इस बात का बुरा नहीं मानती कि मेरा कोई कितना पानी ले रहा है। और आगे की पंक्तियां क्या ही, किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही। एक दिए सी जगर मगर, जगर मगर का मतलब होता है जगमगाना। तो एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। तो कवि कहता है कि यह कोई नहीं जानता कि धरती पर नदी कब आई और यह हमेशा चलती ही रहेगी। यह हमेशा किसी दीपक की भांति जगरमगर यानी कि जगमगाती रहेगी। आगे कवि क्या लिखता है, सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। जब यह समुद्र में जाकर मिल जाती है तब यह समुद्र का ही रूप धारण कर लेती है। यानी कि हमें पता ही नहीं चलता कि नदी है या समुद्र है। तो हमें क्या लगता है, जब नदी का पानी समुद्र में मिल जाता है तब हम उसको समुद्र ही कहेंगे, उसमें नदी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। और कवि आगे क्या कहता है कि जब तक धरती पर दिन और रात हैं तब तक यह चलती ही रहेगी। तो ये इसका सरलार्थ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसके बाद कुछ प्रश्न है, नदी किस बात का बुरा नहीं मानती? तो किस बात का बुरा नहीं मानती कि इसमें से आप चाहे कितना भी पानी ले लें तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता और यह बुरा नहीं मानती। कवि के अनुसार नदी हमेशा किसकी भांति जगमगाती रहेगी? जी हाँ, दीपक की भांति। जगर मगर का क्या अर्थ है? जगमगाना। नदी कब तक चलती रहती है? तो जब तक दिन और रात है तब तक नदी चलती रहती है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो नोट कर लेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले भाग में हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।